अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर के 6 मार्क्स हैं। एक्चुअली ये दो चैप्टर्स हैं अलजेब्रा के। एक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और इसके साथ दूसरा एक छोटा सा चैप्टर है इनइक्वालिटीज़ का। तो ये दोनों चैप्टर 6 मार्क्स के हैं। तो अभी तक हमने 28 मार्क्स कंप्लीट किए। तो ये 6 मार्क जब हम कंप्लीट करेंगे, इसका मतलब हुआ कि वी आर कंप्लीटिंग आवर 34% ऑफ द सिलेबस। ठीक है। तो अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या मतलब है। अभी तक आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट आपने पढ़ा है अभी पिछले क्लास में, होल नंबर्स पढ़े हैं, इंटीजर्स या आई या जेड पढ़े हैं इंटीजर्स, इसी तरह रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, इसी तरह इर्रेशनल नंबर्स पढ़े हैं, इस तरह रियल नंबर्स पढ़े हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स आपने पढ़े हैं। और 10th क्लास में अगर आपको याद होगा, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वहाँ हमने देखा था, हम इसके रूट्स निकालने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ हमने देखा था कि अगर d इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो रूट्स कैसे होंगे। रूट्स आर, याद होगा आपको, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये नंबर 1। नंबर 2 हमने देखा था इफ डी इज इक्वल टू 0, डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, वो होता है b² माइनस 4ac। तो वहाँ आपने देखा था कि अगर डी इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और बाद में आपने देखा था कि इफ डी इज लेस देन 0 तो आपने पढ़ा था कि देन द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो इसी पे हम आज बात करने जा रहे हैं कि अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स रियल नहीं होंगे, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये इसी वजह से हमें वजूद में लाए, बिकॉज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज नॉट हैविंग इट सोल्यूशन एमंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये चीज़ हमें मजबूर कर रही थी कि हम कोई नया सेट वजूद में लाएं। तो इसी लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वजूद आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो सेट है जो हमें देता है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा तो ये क्या मुझे मिलेगा, x² इज इक्वल टू -1। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ -1। ठीक है। ये प्लस माइनस रूट ऑफ -1 जो है, आपने देखा है कि रूट ऑफ -1 जो है नेगेटिव, रूट के नीचे नेगेटिव साइन अभी तक आपने नहीं देखी है। तो जब रूट ऑफ -1 होगा तो हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं नॉन रियल नंबर्स। तो मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इस रूट ऑफ -1 जो है, रूट ऑफ -1 का नाम दे दिया आयोटा। क्या दे दिया इसका नाम, आयोटा, IOTA, आयोटा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ऐसे। तो रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो इसलिए x का वैल्यू जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा। तो प्लस माइनस आयोटा जो है मैथमेटिशियंस ने कहा कि यही सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट अगर आप देखोगे x² इज इक्वल टू -1, रियल नंबर्स में कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आएगा। कोई भी नंबर आप ले लीजिएगा, जैसे -4 इसका स्क्वायर आएगा +16, +4 इसका भी आएगा 16। तो चाहे नेगेटिव नंबर्स होंगे, चाहे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, चाहे रैशनल नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, जो भी नंबर्स होंगे उनका जो स्क्वायर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं आएगा। तो नेगेटिव अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो उन नंबर्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इस सिस्टम को या सेट को हम डिनोट करते हैं बाय C। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। C का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में वही नंबर्स होते हैं जिनमें आयोटा का इस्तेमाल होता है
वायर आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम जनरलाइज करेंगे इसकी डेफिनेशन, तो हम कहेंगे वो नंबर्स जो इस शक्ल में होंगे z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये नंबर जो हैं तमाम नंबर जो इस टाइप के होंगे उनका हम बोलते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये a जो होता है, a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसको हम लिखते हैं आर ई ब्रैकेट में z, और b जो है, b को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और इसको लिखते हैं आई एम ऑफ z। ठीक है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट जो होते हैं, ये दोनों a और b जो होते हैं, a का b ये होते हैं रियल नंबर्स। क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं रियल नंबर्स। a भी रियल नंबर होता है और b भी रियल नंबर होता है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये जनरल फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, where a is the real part of z, it is denoted by re of z, and b is the imaginary part of z। a और b दोनों जो है वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ये दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब थोड़ा हम और जानने की कोशिश करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। अभी अगर आप देखोगे आयोटा स्क्वायर, इसको मैं लिखूंगा प्लस, अगर मैं लूँगा प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस आयोटा होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ +1 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर आएगा? +1 का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। क्यों? बिकॉज आयोटा किसके बराबर है? रूट ऑफ माइनस, तो आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हमें मिलेगा -1। ठीक है, तो प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला -1। तो इस तरह अगर मैं लिखूंगा माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, ये देखोगे आप, ये आएगा -1 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, वो आएगा -1 का होल स्क्वायर इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर आएगा +1 इंटू आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आएगा आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर इज अगेन 1 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू -1। तो दोनों सूत्र में हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ भी आपने देख लिया कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू +-1 के बराबर आता है, इससे -1 के बराबर आता है। अब अभी तक आपने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपने देखा है कि रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ, या ऐसे मैं लिखूंगा रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, ये आपने देखा था अभी तक रियल नंबर्स में। लेकिन अगर हम देखेंगे कि क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ये रिजल्ट ट्रू है या नहीं है, उसके लिए मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही लूँगा। अगर मैं लूँगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा किसके बराबर है? रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ -1, हम इन दोनों को एक ही रूट के नीचे ला सकते हैं, ये बनेगा रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, वो किसके बराबर है? स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो हम यहाँ पहले ऐसे हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 1 किसके बराबर है? 1 के बराबर। लेकिन हमें अभी हमने देख लिया ऊपर कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ अगर आप देखोगे, अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट इक्वेशन, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये खुद ही मैं कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ अपने इस रिजल्ट्स के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने अभी देखा कि रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, ये एक्चुअली होल्ड नहीं करता है ट्रू इन केस ऑफ रियल, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इफ एक कंडीशन में। देखिए यहाँ 4 केसेस हो सकते हैं, इफ ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, दूसरा केस हो सकता है ए ग्रेटर देन 0, बी लेस देन 0। थर्ड केस हो सकता है ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0।
और फोर्थ केस हो सकता है ए इज इक्वल टू ज़ीरो और ए इज इक्वल टू ज़ीरो और बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए चारों केसेस में ये रिजल्ट जो है रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी ये ट्रू होल्ड करता है। एक केस में ये ट्रू होल्ड नहीं करेगा, वो कौन सा केस है? वो है फिफ्थ केस, इफ़ ए इज़ लेस देन ज़ीरो बी इज़ लेस देन ज़ीरो। अगर दोनों नेगेटिव आएंगे, दोनों माइनस हैं, तो उस सूरत में ये रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी ये उस वक्त ठीक नहीं बैठेगा। तो हम कह सकेंगे कि इफ़ ए इज़ लेस देन ज़ीरो बी इज़ लेस देन ज़ीरो, तो उस सूरत में देन रूट ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। अदरवाइज इन चार केसेस में या तो दोनों ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, या दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, या कोई ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे चार केसेस जो हैं, ऐसे चार केसेस में ये रिज़ल्ट ट्रू है, लेकिन एक केस में ये रिज़ल्ट ट्रू नहीं है, अगर ए भी लेस देन ज़ीरो है और बी भी लेस देन ज़ीरो है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज के लिए, है तो ये बहुत ही इजी। अब अगर हम कंसिडर करेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अभी मैंने आपको बोला कि a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू c, c का मतलब क्या हुआ? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, c है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। ठीक है, अब अगर देखिए इफ़ a इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ़ a इज इक्वल टू ज़ीरो, तो z किसके बराबर मुझे मिलेगा? आयोटा b के बराबर मिलेगा। अगर z इज इक्वल टू आयोटा b है तो हम कहेंगे कि ये नंबर जो है z इज प्योरली z इज प्योरली एन इमेजिनरी नंबर। तो जब a ज़ीरो के बराबर होगा, इसका रियल पार्ट ज़ीरो के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि z जो है वो एक प्योरली एक क्या है? इमेजिनरी नंबर है। अब अगर b ज़ीरो के बराबर है, इफ b इज इक्वल टू ज़ीरो, तो z किसके बराबर आएगा? बताइए मुझे। ये आएगा a प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो, बिकॉज b इज़ व्हाट? ज़ीरो। तो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज z इज इक्वल टू a। तो उस सूरत में हम क्या कहेंगे? z जो है हम कहेंगे z इज ए प्योरली रियल नंबर। याद रखिएगा, व्हेन a इज इक्वल टू ज़ीरो, z को हम कहते हैं z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब अगर b ज़ीरो के बराबर है तो z इज इक्वल टू a हम कहेंगे, क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, तो हम कहेंगे z जो है ये प्योरली रियल नंबर है। यहाँ क्या हम कहते थे? प्योरली एन इमेजिनरी नंबर। अब अगर a भी ज़ीरो के बराबर है, इफ़ a इज इक्वल टू ज़ीरो b इज इक्वल टू ज़ीरो, तो z किसके बराबर आएगा? ज़ीरो प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है ना? तो हम कहेंगे कि आयोटा ज़ीरो जो है ये पार्ट इसका आयोटा ज़ीरो ये क्या है? ये प्योरली इमेजिनरी है, और ये ज़ीरो है जो ये क्या है? प्योरली रियल है। तो नटशल में हम क्या कहेंगे? ज़ीरो जो है ये ज़ीरो को हम कहेंगे सिंपली ज़ीरो इज़ एन इमेजिनरी नंबर, जबकि इसका प्योरली पार्ट भी ज़ीरो है और इसका इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी पार्ट भी आयोटा इंटू ज़ीरो है, वो भी ज़ीरो के बराबर है। ठीक है, तो अभी तक जितने नंबर सिस्टम हमने पढ़े अभी तक, अब अगर हम उनको थोड़ा सबसेट्स की बात में करेंगे, तो मैं लिखूँगा पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है क्या? प्योरली रियल नंबर्स, और दूसरा हिस्सा होता है इसका प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब प्योरली इमेजिनरी नंबर्स को छोड़िए, प्योरली रियल नंबर्स जो हैं इनकी भी दो किस्में हैं। एक है क्या? ये रैशनल भी हो सकता है, रैशनल नंबर्स, और ये इरेशनल भी या नॉन रैशनल जिसे हम कहते हैं, इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। अब अगर रैशनल नंबर्स हैं
तो रैशनल नंबर्स में आपने पढ़े हैं, पहले आते हैं इंटीजर्स, फिर आते हैं होल नंबर्स, फिर आते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर्स को w से, इंटीजर्स को i से या z से, ठीक है। रैशनल नंबर्स को हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रियल नंबर्स को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को c से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि n जो है नेचुरल नंबर्स का सेट, सबसेट किन का होता है, होल नंबर्स का। होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ integers, integers are the subset of rational numbers, rational numbers are the subset of real numbers, real numbers are the subset of complex numbers। ये सबसेट है और ये सी है, याद रखिएगा, ये सबसेट है और ये सी है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और साथ साथ में क्या है, इरेशनल नंबर्स जो हैं वो भी किसके सबसेट हैं, रियल नंबर्स के सबसेट, और रियल नंबर्स किसके सबसेट हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सबसेट है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे आपको मालूम है कि अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ एडिशन, रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, रूल्स ऑफ डिवीजन। तो अलजेब्रा का मतलब यही होता है, ठीक है। अब अगर मेरे पास 2-3 नंबर्स में लूँगा, लेट z1, z2 एंड z3 बिलोंग टू c क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो एडिशन क्या होता है, ये 3 नंबर्स हैं, मैं लिखूंगा लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और z2 में लूँगा c प्लस आयोटा d। तो एडिशन जब हम करेंगे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जब हम ऐड करेंगे, तो ऐड क्या आएगा, z1 प्लस z2, वो आएगा a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, ठीक है ना। तो ये आएगा a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस आयोटा d, आयोटा को हम बाहर रखेंगे, आयोटा इंटू b प्लस d। तो ये इसका सम आएगा a प्लस सी इंटू आयोटा इंटू a प्लस सी एक प्लस आयोटा इंटू b प्लस d। तो ये जो दो इनका सम है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, इनका जब हम ऐड करेंगे तो एडिशन करते वक्त हम इनके जो रियल पार्ट्स हैं, रियल पार्ट्स का सम अलग लेते हैं, प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट्स का सम अलग लेते हैं, आयोटा इंटू बी प्लस डी। तो अगर आप देखोगे ये अगेन, दिस इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द टाइप एक्स प्लस आयोटा वाई, ए प्लस सी एक्स के बराबर है और बी प्लस डी वाई के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सम ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हम कैसे निकालते हैं, और ये भी आपने देख लिया कि एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज आल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो अब डिफरेंट जो इसके रूल्स हैं, लॉज ऑफ एडिशन जो हैं, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब लॉज ऑफ एडिशन क्या है, ये आपने छोटे क्लासेस में देखा होगा, वैसे नहीं पढ़ा होगा वहाँ पे, अब तो 9th-10th में पढ़ा है आपने। नंबर 1 क्लोजर लॉ में आपने पढ़ा है अभी तक रियल नंबर्स के बारे में। अगर रियल सेट है, क्योंकि हम यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे इसलिए कॉम्प्लेक्स की बात ही हम करेंगे यहाँ पे। अगर मेरे पास ये सेट है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सी है, अगर मैं कोई भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूँगा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, जब मैं उन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम लूँगा तो जो हमें आंसर मिलेगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्लोजर लॉ क्या कहता है हमें, क्लोजर लॉ कहता है सम ऑफ टू
sum of two complex numbers is also a complex number. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ Z1 plus Z2 belong to C, provided when Z1 or Z2, when Z1 belong to C and Z2 belong to C. जब Z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उनका जो सम होगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा. हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, क्लोज्ड लॉ. और दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ ये भी आपने पढ़ा है 10th क्लास में, 9th 10th में. कम्यूटेटिव लॉ क्या है? Z1 Z2 मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ हमें कहता है Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1. आप Z1 को ऐड कीजिए Z2 या Z2 को ऐड कीजिए Z1, तो रिजल्ट सेम रहेगा. ये एक ही बात है, Z1 को ऐड करो Z2 या Z2 को ऐड करो Z1. तो नटशल में हम कहेंगे कि अगर हम एडिशन के समय ऑर्डर चेंज करेंगे तो उस सूरत में रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जबकि सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है. अगर यहाँ माइनस होता Z1 माइनस Z2, वो किसी भी सूरत में Z2 माइनस Z1 के बराबर नहीं होता. तो कम्यूटेटिव लॉ जो है ये भी होल्ड करता है इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. इस तरह है तीसरा एसोसिएटिव लॉ. ये लॉज आपने पढ़े हैं छोटे क्लासेस में. एसोसिएटिव लॉ. अब एसोसिएटिव लॉ क्या है? ये 3 नंबर्स के लिए ट्रू होता है. अगर Z1 Z2 हमने पहले लिख के रखा है कि Z1 Z2 Z3 जो है, अगर ये मेरे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो हम लिख सकते हैं Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट क्लोज प्लस Z3. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 नंबर्स का ऐड करते समय कोई भी 2 नंबर्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं. यहाँ हमने क्या किया? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. यहाँ ब्रैकेट में था Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. तो यहाँ हम क्या करते हैं? पहले हम Z2 और Z3 का सम लेते हैं. जो हमें नंबर मिलता है वो आपको पता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करते हैं Z1 के साथ. ठीक है, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो किसके बराबर होगा? अगर हम Z1 और Z2 को पहले ऐड करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा उसको ऐड करेंगे Z3 के साथ, तो आंसर मुझे सेम मिलेगा. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 3 नंबर्स का ऑर्डर चेंज करूँगा, अरेंजमेंट चेंज करूँगा, फिर सम लूँगा कोई भी 2 को ग्रुपिंग करके, तो उस सम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव लॉ. ये हम रब करेंगे. और एक और लॉ है उसके बाद है आइडेंटिटी लॉ. चौथा आइडेंटिटी लॉ ऑफ एडिशन. चूँकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं इसलिए आइडेंटिटी लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? जैसे आपको मालूम है कि अगर हम रियल नंबर्स की बात करेंगे तो रियल नंबर्स में 0 एक रियल नंबर है. 0 बिलोंग्स टू R. ये 0 एक ऐसा नंबर है अगर हम इसको किसी भी रियल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो उस रियल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जैसे 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, या 0 प्लस 5 वो भी आएगा किसके बराबर? 5 के बराबर. इसका मतलब है 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐड करते समय ये कोई किसी नंबर पे ऐड करते समय उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है. इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी एक ऐसा एक एलिमेंट है जिसको हम बोलते हैं 0 प्लस 0 आयोटा, या आयोटा 0 आप लिखिए. 0 प्लस 0 आयोटा जो है ये एक्चुअली 0 ही होता है, डिनोटेड एज 0. तो 0 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा. ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. क्यों? क्योंकि अगर हम इसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे, जैसे मेरे पास एक नंबर है, इसका नाम मैं रखूंगा Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B.
अब z किसके बराबर है, 0 प्लस आयोटा 0। अगर मैं इन दो नंबर्स को ऐड करूँगा तो z प्लस z1 किसके बराबर आएगा, a प्लस 0 प्लस आयोटा इंटू b प्लस 0। वो किसके, a प्लस 0 इज a प्लस आयोटा इंटू b प्लस 0 इज b आयोटा b। a प्लस आयोटा b किसके बराबर है, z1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, z प्लस z1 इज इक्वल टू z1। इस तरह अगर मैं लूँगा z1 प्लस z, वो भी इसके बराबर आएगा। तो ये एक ऐसा एलिमेंट हमने ढूंढ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से जो ऐड करते समय किसी नंबर पे कोई फ़र्क ही नहीं डालता है। तो ऐसे ही एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, तो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम ऐड करेंगे z प्लस 0 इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू 0 प्लस z1। ठीक है, तो जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं इन द सेट ऑफ व्हाट, इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, उसके बाद है इनवर्स लॉ, फिफ्थ वन, इनवर्स लॉ। अभी आपने देख लिया कि रियल नंबर्स में जीरो एक ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर हम a से ऐड करेंगे तो a ही मिलेगा, इज इक्वल टू a प्लस 0। अब क्या रियल नंबर्स में से कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको अगर हम दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 0, जैसे a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस a प्लस a। तो ये हम कह सकते हैं कि ये माइनस a जो है, माइनस a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ प्लस a, और प्लस a जो है दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस a इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। बिल्कुल इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अगर हम दूसरे के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट हमने अभी देखा, वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल z1 बिलोंग्स टू c। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, या z1 लिखने की जरूरत नहीं है, फॉर ऑल z मैं पहले लिखूंगा इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू c। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के लिए देयर एग्जिस्ट, इसको हम पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट z बार इज इक्वल टू, z बार का मतलब क्या हुआ, कंजुगेट ऑफ z, या हम लिखेंगे z बार नहीं लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट माइनस z का मतलब क्या होता है, नेगेटिव z। वो किसके बराबर होगा, माइनस ए प्लस आयोटा इंटू माइनस बी के बराबर। तो ये माइनस ए और माइनस बी, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो माइनस z, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नेगेटिव नंबर मौजूद होता है कॉम्प्लेक्स सेट में, सच दैट z प्लस माइनस z इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस z प्लस z। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर्स को ऐड करने से अगर मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, जो अभी आइडेंटिटी लॉ में हमने पढ़ा कि 0 जो है, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, क्योंकि इस नंबर को अगर हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो हमें वही नंबर मिलेगा। इसी तरह अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम z को, किसी नंबर z को अपने नेगेटिव नंबर के साथ ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स सेट में तो हमें 0 मिलेगा, यही आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो इस लॉ को हम बोलते हैं इनवर्स लॉ। तो इसको हम बोलते हैं माइनस z जो है, माइनस z इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ z। माइनस z इज द additive identity of z in the set of complex numbers, इस तरह z is also called the additive identity of माइनस z इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो z का एडिटिव आइडेंटिटी माइनस z है
और माइनस जेड की एडिटिव आइडेंटिटी प्लस जेड है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।